हाय एवरीवन, हमने ऑप्टिक्स में फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पूरा पढ़ लिया है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड टाइप का डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है ये फ्रेनेल के सबसे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था। सो ये जो मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ ये सेम टू सेम वही है जो हमने फ्रेनेल के स्टार्टिंग में पढ़ा था। जो दोनों के बीच में डिफरेंस था कि फ्रॉनहोफर में सब कुछ चीज़ें फाइनाइट होती है और हमारे पास फ्रेनेल में क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं वो सब। ये डिस्टेंसेस देखो यहाँ पे, आई होप आपको ये हाँ विजिबल हो रहा है। ये फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है और ये हमारे पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। सोर्स और स्क्रीन जो दोनों होते हैं वो डिफ्रेक्टर से फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, इसमें इनफाइनाइट पे होते हैं। इसमें वेव फ्रंट या तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल है और इसमें प्लेन होता है। कोई लेंस या मिरर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हमारे पास लेंस और मिरर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बहुत मैटर करती है क्योंकि डिस्टेंस होती है इसलिए। इसमें डिस्टेंस नहीं होती है, एंगुलर जो मतलब झुकाव जो होगा वो मैटर ज्यादा करता है। एंड ये सारे पॉइंट्स हम फ्रेनेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सो आई विल नॉट डिस्कस अगेन। हाँ, मैं ये जरूर कह रही हूँ कि हमारे पास इसमें हिंदी वाली मीडियम का जो बुक है वो भी हमारे पास साथ में है, सो हम वो भी कर सकते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं। ओके, सो नाउ हमारा मेन पार्ट जो आता है वो आता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ओके, सिंगल स्लिट के ऊपर हमें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यहाँ पर देखना है। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर ए और बी, ये एक स्लिट है। क्यों स्लिट अपन इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से स्टॉपर है और ये बीच में ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट आएगा, यानी कि जो लाइट्स है वो यहाँ से बिल्कुल पैरेलल आ रही है। पैरेलल जो रेज होती है उसी का जो वेव फ्रंट होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू प्राइम जो है वो इन पैरेलल रेज का वेव फ्रंट है। इस पॉइंट पे इनका डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन की वजह से ये सारी की सारी जो है वो मुड़ जाती है। अब ये पैरेलल ही निकलेगी आगे, तो ये पैरेलल तो आगे जाके कभी इंटरफेरेंस करेगी ही नहीं, इसलिए हमें इनको इंटरफेरेंस कराने के लिए एक लेंस से गुजारना पड़ता है और आफ्टर लेंस ये जो है इंटरफेयर कर जाती है। तो यही पिक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी कि डब्ल्यू एफ ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। डिफ्रेक्शन हुआ बी पॉइंट से और ए पॉइंट से, तो ये रेज मुड़ गई और मुड़ के ये जो हमारा वेव फ्रंट है वो हो गया डब्ल्यू प्राइम एफ प्राइम। और बाद में क्योंकि ये पैरेलल है तो हमें इसको फोकस करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ी है, तो इस लेंस के बाद ये फोकस हो जाती है पी पॉइंट पे और स्क्रीन हमारी है एक्स और वाई पे रखी हुई। इस स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है और वहां पर हमारे पास पैटर्न, डिफ्लेक्शन पैटर्न बनेगा ही बनेगा। तो हमारा जो बी पॉइंट है, अगर मैं इंसिडेंट लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूं तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से ये डिफ्रेक्टेड रे है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम कितना मान के चल रहे हैं, थीटा मान के चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि सारी रेज ही पैरेलल है, यानी इसका एंगल भी थीटा होगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा होगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा होगा। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना। जो हमारी डिफ्रेक्टेड रे है वो पी पॉइंट पे आगे जाके मिलेगी, तो पी पॉइंट पर पहुंचने वाली जितनी भी वेव्स होगी उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये अपन को यहाँ पर देखना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, हाँ, टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि कितनी रेज वहां तक पहुंच रही है। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि ये ए पॉइंट खुला हुआ है और बी पॉइंट, यहाँ से आपके पास बहुत सारी रेज आ रही है, करेक्ट, बहुत सारी रेज आ रही है, सबके सभी आपके पास डिफ्रेक्शन के बाद आगे जाके पहुंच रही है। तो स्क्रीन पे तो आपको बहुत सारी रेज मिलेगी। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो स्लिट है, बेसिकली देखने में तो वो एक ही स्लिट है, देखने में तो वो एक ही स्लिट है, लेकिन वहां पे बहुत सारे लाइट के छोटे छोटे सोर्सेज रखे हुए हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी लाइट तो हमारी इंसिडेंट थी, ये जो लाइट हमें मिल रही है ये डिफ्रेक्शन के बाद मिल रही है। तो ये जो रेज हमें मिल रही है यहाँ पे डिफ्रेक्शन के बाद मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, तो जिससे निकलने वाली लाइट जो है वो आगे जाके पी पॉइंट पर मिलेगी। अब हमारे पास जो इतनी सोर्स है, इससे जाने वाली रे और नीचे वाले से जाने वाली रे, इन दोनों का पी पॉइंट पर पहुंचने में दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है वो हमें निकालना है, राइट। तो हम ये निकालने के लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्लिट ए बी की बात कर रहे हैं, विच इमिट्स वेवलेट्स ऑफ सेम फेज एंड एम्पलीट्यूड ए। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से जितनी भी वेव्स आ रही है,
सबका एम्पलीट्यूड है ए ए ए ए ए ए ए, सबका एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास ए है। ऐसे सिचुएशन में द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट जनरेटेड एट पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय बी के विच इज ई साइन थीटा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहला और लास्ट पॉइंट यानी कि स्लिट हमारे पास ये है, राइट। पहली रेस तो यहाँ से मुड़ के आएगी, सबसे जो ए पॉइंट से है ये, और सबसे लास्ट रे जो है वो हमारे पास यहाँ से मुड़ के आएगी, राइट। हमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से सामने वाली पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला तो इस परपेंडिकुलर के बाद में, यानी कि मैं यूं कहूं सी डी और मान लीजिए ए ई, तो ए पॉइंट के बाद ई तक और सी पॉइंट के बाद डी तक, ये जो दोनों की लेंथ है ये दोनों क्या है, इक्वल है, आपको भी दिख रहा होगा। और ए तक जो रे पहुंची थी उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, और बी तक जो रे पहुंची उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास है एफ और जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जी ए बराबर है एफ बी के, यानी इंसिडेंट वेव तो दोनों की सेम है। डिफ्रेक्शन के बाद में भी दोनों का पाथ कितना कितना बराबर हो गया, ए ई पाथ जो है वो सी डी के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर हम टोटल दोनों रेस के बीच में पाथ देखें तो ये हमारी फर्स्ट वाली रे है और ये हमारी लास्ट वाली रे है, जिसे मैं एक बार नंबर 2 बोल देती हूँ, वैसे ये नंबर 2 नहीं है, ये लास्ट वाली रे है। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाले का टोटल पाथ जोड़ो, एफ बी प्लस बी सी प्लस सी डी माइनस इसका कितना है, जी ए प्लस ए ई। तो देखो क्योंकि जी ए और एफ बी तो बराबर है तो जी ए और एफ बी कैंसिल आउट, ए ई भी सी डी के बराबर है तो सी डी और ए ई कैंसिल आउट, यानी कि दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, सिर्फ बी सी का। तो हमें ये बी सी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि ए से बी को मिला देते हैं, और ये हमारे स्लिट की चौड़ाई है, जितना खुला हुआ हिस्सा है उसकी जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं स्लिट की चौड़ाई। सपोज ये डिस्टेंस है ई, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा, तो जाहिर सी बात है ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे आपके पास बन रहा है थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा, करेक्ट। अब आप ट्राइंगल देखिए अपना ए सी बी, इस ट्राइंगल के अंदर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो साइन थीटा के सामने वाली लंबाई कितनी है BC, और इसका हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास AB। यहां से BC की वैल्यू कितनी आपके पास आ रही है, AB साइन थीटा, और AB हमें कितना दिया है E, तो हमारे पास हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू ई साइन थीटा, और यही हमारा कितना है पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए जो हमने BC बोला है उसको ये BK बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर हमने C पॉइंट माना था, इन्होंने यहाँ पे K माना है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास BK इज इक्वल्स टू ई साइन थीटा। आई डोंट नो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, मुझे इसको जूम कर लेना चाहिए था। चलो अभी के लिए चलो मान लेते हैं ये हमारा हो गया BK साइन थीटा, ओके। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस है और उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकालना हो तो फेज डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा से पाथ डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा और साथ में आ जाएगा ई साइन थीटा, और मान लेते हैं इसको डेल्टा, ये जो भी आया है इसको डेल्टा बोल देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो विड्थ है पूरी स्लिट को उसको हम P नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज में, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो पूरी स्लिट है हमारे पास ये रही इस तरह से, यहाँ से टोटल जो जितनी भी वेव्स निकल के आ रही है उनका नंबर अगर P है, P नंबर है टोटल, और हमें पता है कि पहले और लास्ट में इन दोनों के बीच में टोटल जो फेज डिफरेंस है फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के बीच में वो कितना है डेल्टा, तो यानी कि P वेव्स के अंदर अगर टोटल फेज डिफरेंस डेल्टा आ रहा है तो ऑल्टरनेट यानी फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और लास्ट में अगर डेल्टा है यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल P वेव्स के अंदर डेल्टा आ रहा है, तो इंडिविजुअल यानी कि पहली और दूसरी में इंडिविजुअल के अंदर कितना आएगा, इंडिविजुअल के अंदर आ जाएगा डेल्टा बाई P, यानी कि पहली और दूसरी के बीच में कलांतर फेज डिफरेंस कितना होगा डेल्टा बाई बी, दूसरी और तीसरी के बीच में कितना होगा डेल्टा बाई बी। क्यों, क्योंकि हमने जो निकाला था वो तो जो हमारे पास डेल्टा आया था वो तो पहले और लास्ट में आया था, यानी पहले नंबर में और P नंबर में आया था, पहले नंबर में और P नंबर में आया था, तो वो हमारे पास कितना था डेल्टा था। तो हमें अगर ऑल्टरनेट चाहिए पहले में और दूसरे में तो कितना हो जाएगा इक्वल डिवाइड होगा डेल्टा बाई P, तो यही लाइन यहाँ लिख रखी है, ये देखिए डेल्टा बाई P हमारे पास कंज्यूकेटिव जो वेव्स होंगे उनमें होगा, ठीक है। अब एक पॉलीगन मेथड जो है
वो मेथड यहाँ पर देखो कि क्या होता है। इस मेथड में क्या करते हैं हम कि हर वेव, जितनी भी वेव हमारे पास आ रही है, सब वेव को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और उस वेक्टर की जो लंबाइयां हैं, सारी वेव्स की जो लंबाइयां हैं वो सेम रहेगी। कारण क्योंकि सबका आपने पहले ही बोल दिया कि एम्पलीट्यूड सेम होगा। सारी वेव्स जो है सबका एम्पलीट्यूड हम सेम लेके चल रहे हैं, तो ये वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3, वेक्टर नंबर 4, इन सब का जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, अगर किसी वेक्टर का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब दो वेक्टर का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो इसका मतलब उनकी लंबाइयां सेम होगी। इसकी लंबाई 1 मीटर है तो इसकी लंबाई भी 1 मीटर होगी, तब हम कहते हैं कि दोनों का आयाम, एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है और वो हमें मिलेगी भी सही, क्योंकि दोनों का फेज सेम नहीं है ना। हमारे पास एक वेव इधर आ रही है, दूसरे के पहली और दूसरी के बीच में हमारे पास क्या है, डेल्टा बाई पी का फेज डिफरेंस है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का देखो एक तरीका, बड़ा ही बढ़िया तरीका है कि हमें क्या करना है कि हमें पी, टोटल पी नंबर ऑफ वेक्टर लेना है। टोटल हमें क्या करना है, पी नंबर ऑफ वेक्टर लेना है और हमें उन वेक्टर्स को ऐसे जमाना है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमारे पास बने डेल्टा अपॉन पी। और पहला और लास्ट वाली जो वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास बने डेल्टा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पहला वेक्टर मैंने बना दिया, करेक्ट। या फिर छोड़ो, पहला वेक्टर मैं यहां बनाती हूँ, ये मेरा पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर क्या करना है आपको, दूसरा वेक्टर जहां पर पहला वेक्टर खत्म हो रहा है उसके बाद लेना है, ध्यान रखना दूसरे वेक्टर आपको पहले के बाद लेना है। तो सपोज दूसरा वेक्टर मैंने यहां ले लिया, अब देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल होना चाहिए आपका कितना, डेल्टा बाई पी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला एंगल, तीसरा वाला वेक्टर चलो हमने ये ले लिया, फिर डेल्टा बाई पी। चौथा वाला एंगल आपने ले लिया, फिर डेल्टा बाई पी। पांच वाला एंगल ले लिया, फिर डेल्टा बाई पी। छठा वाला एंगल ले लिया। यानी कि हर दो के बीच में देखो, अगर मैं इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये भी डेल्टा बाई पी होगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊं ये भी डेल्टा बाई पी होगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊं ये भी डेल्टा बाई पी होगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊं ये भी डेल्टा बाई पी होगा। इस तरह से हम डेल्टा बाई पी, डेल्टा बाई पी, डेल्टा बाई, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर कितने लेने हैं, हमें पी लेने हैं। तो इसका मतलब जब आपका पी वाला कंप्लीट हो जाएगा तो मान लीजिए पी नंबर का वेक्टर है और ये पहले नंबर का, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। तो इसको आगे की तरफ बढ़ा दो तो ये पहले वाले की दिशा हो जाएगी और ये सबसे लास्ट वाले की दिशा हो जाएगी। इनके बीच का जो कोण है वो आपका कितना होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं पॉलीगन मेथड। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये देखिए, ए से ये पहला वेक्टर यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर बनाया हुआ है, तीसरा वेक्टर यहाँ पर बनाया हुआ है। ये झुकते क्यों जा रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हर इन सारे वेक्टर्स की लंबाइयां समान है, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका जो झुकाव है, एंगल है, वो हमारे पास मतलब डेल्टा बाई पी रखते जाना है। इसलिए अगर पहला वेक्टर आपने ऐसा बना दिया तो दूसरा सेम डायरेक्शन में अगर बना दिया तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0। जबकि आपको इनके बीच का एंगल कितना लेना है, डेल्टा बाई पी। इसलिए पहला वेक्टर अगर ऐसा बन रहा है तो इसकी दिशा से दूसरे वाले का झुकाव होना चाहिए कितना, डेल्टा बाई पी तक, इसलिए ये मुड़ते जा रहे हैं। तो ए पॉइंट पे हमारे स्लिट की पहली वेव बनी थी और बी पॉइंट पे स्लिट की आखिरी वेव बनी थी। तो ए वाला जो पॉइंट है, ए पे जो वेक्टर है उस पे टेंजेंट खींचा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वेक्टर को ऐसे बना लिया, थोड़ा सा घुमावदार चाप के आकार का बना लिया, आर्क का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें डायरेक्शन लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। तो ए पॉइंट से एक टेंजेंट खींचिए जो कि पहले वाली वेक्टर की डायरेक्शन बताएगी, और सबसे लास्ट पे एक टेंजेंट खींचिए और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ आपको, डेल्टा एंगल दिया हुआ है। आ गई बात समझ में। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर इन सब का रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए से लेके बी तक अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहां से करूं कि ये देखो मेरा ए और बी इस तरह से है, ए और बी हमारा इस तरह से है, बी पर आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से थी और बी सॉरी ए और बी पर आपकी इस तरह से थी, ध्यान रखना अब ज्योमेट्री आएगी, ये आपका डेल्टा है। ए और बी का मान लीजिए अगर हम सर्कल कंप्लीट करते तो वो सर्कल इस तरह से होता, मान लीजिए, लेकिन ये बना नहीं है पूरा सर्कल क्योंकि हमारी स्लिट ए से बी तक में ही है, उसके आगे नहीं है। तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ मिलता, यहाँ पर मिलता, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ए से बी तक की एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। वो ध्यान रखना, रिजल्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर जब ऐसे खींचते हैं और एक वेक्टर जब ऐसे खींचते हैं और फिर एक एक, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है तीनों का, वो कौन सा होता है,
सबसे आखिरी वेक्टर और सबसे पहला वेक्टर, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा? ए बी स्ट्रेट लाइन। हमें बस ए बी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो निकालनी है, वो हमारे पास रिजल्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ पर सर्कल की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वो होती है कि सेंटर से अगर किसी भी कोड, कोड का मतलब जीवा होती है, सर्कल के किसी भी कोड पर सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो सामने वाली कोड को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि अगर ये पॉइंट डी है तो हमें ए डी क्या मिलेगा? डी बी के इक्वल मिलेगा। पहली चीज तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज, इस सी से अगर हम बी को मिला देते हैं, सी से बी को मिलाओगे तो रेडियस के बराबर होगा। इसी तरह से सी से ए को मिलाओगे तो ये भी आर और ये भी आर, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। करेक्ट। उस हिसाब से आपके पास अगर मैं पूछूं कि एंगल सी ए, सपोज ये पॉइंट आपका एम, सी ए एम कितना होगा? क्या हमारा सी ए एम 90 होगा? क्यों होगा? क्योंकि आपका सी ए जो है वो तो है रेडियस, करेक्ट, और ए एम आपका है टेंजेंट। किसी भी सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे रेडियस, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है? 90। इसका मतलब आपका ये एंगल देखो 90 होगा, ये पूरा एंगल 90। इसी तरह से ये भी आपका पूरा एंगल 90, क्योंकि वहां पर भी रेडियस और उसमें बन रहा है। ओके, अगर ये आपका डेल्टा है तो इसके अंदर वाला जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस डेल्टा, क्योंकि हमारे पास टोटल एंगल कितना है? 180 होता है। उसमें से आपने इधर लाइन खींच दी, अगर ये डेल्टा है तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा? 180 माइनस डेल्टा। अब आप एक पैरेललोग्राम लीजिए और वो हमारे पास कौन सा है? ए सी बी एम। इसके चारों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 360। 9th 10th में पढ़ी है ज्योमेट्री, है ना? यानी एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल एम, ये कितना होना चाहिए? 360। एंगल ए कितना है? 90। सी पता नहीं है। बी फिर से कितना है? 90। एम कितना है? 180 माइनस डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू 360। तो 90 प्लस 90 प्लस 180 कितना हुआ? 360। ये 360 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आई है? सी आपके पास आया डेल्टा के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर जो सेंटर पे टोटल एंगल बन रहा है ये कितना है? डेल्टा। और हमें पता है कि जो सी डी वाली लाइन है ये सामने वाली कोड को दो हिस्सों में बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये दो हिस्सों में बराबर भागों में बांटेगा तो एंगल भी बराबर होंगे, यानी इसमें एंगल चला जाएगा डेल्टा बाय 2 और इसमें एंगल आ जाएगा डेल्टा बाय 2, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना है हमारे पास? डेल्टा होना है। अब मैं अगर आपसे वैल्यू पूछूं, किसकी हम पूछ सकते हैं? हमारे पास यस, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। वैसे हमें ए बी लेंथ निकालना है, क्योंकि ए बी लेंथ ही हमारा क्या है? रिजल्टेंट है। किसका? यहाँ जितने भी वेक्टर आ रहे हैं ना, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आ रहा है? ए बी स्ट्रेट लाइन। तो ए बी की वैल्यू, अच्छा हमें पता है कि जो ए डी है, ये देखो ए डी जो है वो आपका डी बी के इक्वल है। ऐसी सिचुएशन में आप ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी को हम लिख सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ ए डी, लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी। तो हम क्या करेंगे? ए डी की वैल्यू निकालेंगे। ए डी की वैल्यू के लिए आप एक ट्राइंगल लीजिए, कौन सा? सी डी ए। ध्यान से देखिए डायग्राम में, सी डी ए, इसके अंदर साइन डेल्टा बाय 2 देखिए, साइन डेल्टा बाय 2 निकालते हैं। तो साइन डेल्टा बाय 2 में डेल्टा बाय 2 के सामने वाली भुजा कितनी है? ए डी, और इसका हाइपोटेनस कितना है? आर। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर साइन डेल्टा बाय 2। हमारे पास AD आ गया, AD को 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास AB आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2R साइन डेल्टा बाय 2। ये हमारे पास AB की वैल्यू। लेट मी शो यू इन द डायग्राम। ये डायग्राम बनाया हुआ है, अभी छोड़िए, अभी ये वाला हिस्सा समझा दूंगी, है ना? रुकिए। ये देखिए लेंथ ऑफ कोड AB, AB की जो लेंथ है वो कितनी आ चुकी है? 2R साइन डेल्टा बाय 2। रेडियस इन्होंने स्मॉल r ली है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। ये आपको फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है, मत मत देखिए, सिर्फ इतना आ जाएगा हमारे पास। 2R साइन डेल्टा बाय 2 आपके पास आ चुका है। अच्छा, हमें R को लेना पड़ेगा। हाँ, R की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, R की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो R की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास देखो, आपके पास इस सर्कल की रेडियस कितनी है? R, है ना? तो AB जो आर्क लेंथ है, इस आर्क की लेंथ निकालूं तो क्या होगा? क्या होगा? ये देखिए AB ऐसे बना था, A और B, हमें इसकी लंबाई चाहिए पूरे आर्क की लेंथ की। तो सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा था? सेंटर पे ये बना रहा था डेल्टा, और सपोज इसकी ये रेडियस कितनी है? R।
तो आर्क लेंथ की डेफिनेशन से ए बी की लंबाई कितनी होगी, आर इंटू डेल्टा, करेक्ट। और ए बी आपके पास, ए बी की लंबाई कितनी है, हमने बोला था कि इसमें बहुत सारे वेक्टर है, हर इसकी लंबाई ए है, 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 ऐसी कुल कितने वेक्टर थे हमारे पास, पी। तो ए से लेके बी तक की टोटल लंबाई कितनी हो गई, पी मल्टीप्लाई बाय ए। तो यानी कि ये लंबाई ए बी के बराबर है और वो आर्क लेंथ है, गोलाकार जो हिस्सा है उसकी है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, पी ए अपॉन डेल्टा, ये आर की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे। तो ये आर है पी ए अपॉन डेल्टा, ये आर की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगा 2 पी ए बाई डेल्टा साइन डेल्टा बाई 2, जिसे आप क्या लिख सकते हो, इस 2 को उठा के डेल्टा के नीचे लेके आ जाओ, तो ऊपर क्या बचेगा, पी ए साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2। तो रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमें मिला है वो कितना मिला है, पी ए को तो एज इट इज रहने दो, साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2, सेम ऊपर वाली क्वांटिटी कॉपी करिए, डेल्टा बाई 2 को अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। आई होप दैट इज क्लियर। तो रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो मिल चुका है, अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और अल्फा का स्क्वायर। इस पी स्क्वायर ए स्क्वायर को अगर हम ए नोट स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये, और ए नोट स्क्वायर जो है सपोज हम उसे लिख देते हैं आई नोट, तो हमारे पास आ जाएगा आई नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, जहां आई नोट जो है इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर ऑल द वेवलेट्स वुड रीच इन द सेम फेज। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कब, जब हमारे पास सारी वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबका मिलेगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, तीन चीजें हमें मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेंट्रल मिनिमा। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं। पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा होता क्या है। सेंट्रल मैक्सिमा हमें स्क्रीन पे वहां मिलेगा जहां पर सारी वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 0 हो, कोई फेज नहीं डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास ये कब मिलेगा, हमारे पास फेज डिफरेंस कितना था, डेल्टा था, करेक्ट। डेल्टा कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर डेल्टा 0 होगा तो थीटा भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। कारण बता देती हूँ, क्या था हमारे पास डेल्टा और थीटा में रिलेशन, ये देखिए, ये यहाँ से आपके पास ये जो चीज लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है कि 2 पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा को आपने माना था डेल्टा। अगर डेल्टा ही 0 हो गया तो 2 पाई अपॉन लेमडा और ई ये तो 0 हो नहीं सकते, तो हमारे पास साइन थीटा 0 हो जाएगा, विच मीन्स थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास डेल्टा और थीटा दोनों ही 0 होने चाहिए, कब, तो थीटा सेंट्रल मैक्सिमम के लिए थीटा भी 0 होना चाहिए और डेल्टा भी 0 होना चाहिए। और क्योंकि डेल्टा बाय 2 को हमने अल्फा माना है, तो अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो हमारा अल्फा भी 0 हो जाएगा। और हमने 11th-12th के अंदर पढ़ा है कि साइन थीटा अपॉन थीटा में जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, हमारा आई था आई नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, ये क्वांटिटी हो गई हमारे पास 1, और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है कहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा पे। सो द इंटेंसिटी मैक्सिमा एट थीटा इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल मिनिमा की। प्रिंसिपल मिनिमा, मिनिमा है इसका मतलब मिनिमा पे इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 या फिर मिनिमम होती है। तो अगर हमें इंटेंसिटी 0 चाहिए तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना है, आई हम जानते हैं आई नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। अगर इस आई को आप 0 करेंगे, इस आई को 0 करेंगे तो हमें ये वाली क्वांटिटी 0 मिलनी चाहिए, राइट। अब इसका मतलब हमें साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब अगर हम ये चीज करते हैं कि इस अल्फा को उधर भेज देते हैं और यहाँ से साइन अल्फा को हम 0 कर देते हैं और अल्फा को भी 0 कर देते हैं, तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा वाली कंडीशन हो गई। इसका मतलब हमारा साइन अल्फा तो 0 होना चाहिए लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गए तो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मिनिमा एक पॉइंट पे तो नहीं मिल सकते, यानी कि हमारा साइन अल्फा तो होना चाहिए 0 लेकिन अल्फा होना चाहिए नॉन 0, ताकि इंटेंसिटी हमें 0 मिल जाए और सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन के साथ में ओवरलैपिंग भी नहीं हो, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, हमें चाहिए साइन अल्फा 0 होना चाहिए बट अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में साइन अल्फा को तो 0 करना है सबसे पहले, तो साइन अल्फा कितना था, साइन डेल्टा बाय 2 था, वो हो जाएगा 0,
करेक्ट। तो अल्फा इज इक्वल्स, और साथ में अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो उसकी कंडीशन यहां लगा दी कि अल्फा या फिर डेल्टा बाई 2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें पता है कि साइन अल्फा 0 होना चाहिए, लेकिन अल्फा नॉन 0 होना चाहिए। कंडीशन बताओ, साइन अल्फा 0 हो जाए और अल्फा 0 ना हो, तो अल्फा की वैल्यू सोचो एक बार, अगर मैं प्लस माइनस पाई रखूं, प्लस माइनस 2 पाई रखूं, प्लस माइनस 3 पाई रखूं, तो ये अल्फा नॉन 0 हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे साइन पाई 0 हो जाएगा, साइन 2 पाई भी 0 हो जाएगा, साइन 3 पाई भी 0 हो जाएगा। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एन पाई हो जाएगा। तो डेल्टा कितना आएगा, सॉरी, हमारा अल्फा किसके इक्वल था, डेल्टा बाय 2 के। तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 2n पाई। ठीक है, अब ये देख लीजिए यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस पाई 2 पाई है, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 2m पाई, जहाँ m इंटीजर हो जाएगा, है ना, m की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि डेल्टा बाई 2 हमारा था ये, है ना। डेल्टा बाई 2 कैसे था, फ्रॉम इक्वेशन 1। लेट मी शो यू इक्वेशन नंबर 1। जरूरत तो नहीं है वैसे, बट देख लो यार। हाँ, ये रहा इक्वेशन 1, ये था, ये रहा। यहाँ से हमें डेल्टा लिया था ना ये अपन ने, तो इस 2 को यहाँ से हटा दो, इधर लेके चल जाओ। तो डेल्टा बाई 2 किसके इक्वल आ रहा है, पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा। ये रिलेशन आई एम राइटिंग डाउन अगेन, ठीक है, मैं वापस लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा, और डेल्टा बाई 2 अभी अभी हमने देखा कितना मिल रहा था, प्लस माइनस एम पाई। सो कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन मिनिमा के लिए क्या मिली है, इसका मतलब ई साइन थीटा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और लेमडा को उधर भेज दो, तो ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लेमडा। तो यहाँ पर हमें एम की वैल्यू जैसे जैसे 1 2 3 रखते जाएंगे, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमा मिलते जाएंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा वो होता है जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है, यानी ब्राइट स्पॉट मिलता है, लेकिन उतना ब्राइट नहीं मिलता जितना सेंटर पे मिलता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी का होगा ही। उसके बाद में, क्योंकि अगर आपको मिनिमा मिल ही रहे हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो डिफ्रेक्शन पैटर्न अगर हमारा बनेगा, सेंटर हमारा ये है, सेंटर पे सपोज हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई, और अब हम कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे मिनिमा मिले हैं, एक नहीं मिला है। तो अगर यहाँ पर मिनिमा मिला है, यहाँ पर मिनिमा मिला है, तो दो मिनिमा कैसे होंगे, जाहिर सी बात, दो मिनिमा तभी होंगे जब उनके बीच में एक मैक्सिमा होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न मिल जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट मिनिमा हो गया, ये हमारा सेकंड मिनिमा हो गया, ये हमारा थर्ड मिनिमा हो गया। तो दो मिनिमा के बीच में जो मैक्सिमम हमें मिलता है वो सेंट्रल मैक्सिमा तो नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ है। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन निकालते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा पे हमें ये पता है कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब कोई भी फंक्शन मिनिमम या जब मैक्सिमम होता है तो उसका पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यहाँ पर हम अल्फा के रेस्पेक्ट में करते हैं, मान लीजिए, क्योंकि हमारा डेल्टा ही तो चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी अल्फा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम आई की वैल्यू रखते हैं, तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही, आई नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। आई नोट तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर अपन को क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फा को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो पहले साइन स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रखा और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, जो कि कितना आ रहा है, -2 अपॉन अल्फा क्यूब, प्लस उसके बाद 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर को एज इट इज रखा है और साइन स्क्वायर का कर दिया। साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। दोनों के अंदर से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब कॉमन ले लो। अगर 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का साइन अल्फा बचेगा, तो माइनस का साइन अल्फा, और इसमें हमारे पास बचेगा अल्फा कोस अल्फा। नाउ ये क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए 0, यानी कि अल्फा कोस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू साइन अल्फा, करेक्ट। हमारे पास 0 करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, तो हमें मिल रहा है अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। इसको इक्वल कर दिया, या फिर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड सबसे बेस्ट होता है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू 10 अल्फा, मतलब दोनों से जो है अल्फा और 10 अल्फा इक्वल है ना, तो हम दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, y इक्वल टू अल्फा का और y इक्वल टू 10 अल्फा का, और इन दोनों का जहां जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो हम दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पे एक तो y इक्वल टू अल्फा हो गया, एक हमारा y इक्वल टू 10 अल्फा हो गया, ठीक है।
अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आई शो यू। ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज y इक्वल टू अल्फा। बाकी ये जितने भी ग्राफ यहाँ पे बने हैं, ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो, दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा का ग्राफ। आप 10x का ग्राफ देख लीजिएगा गूगल पे डाल के, आपको इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? एक तो 0 पे हो रहा है, ठीक है, एक इस जगह हो रहा है, एक इस जगह हो रहा है इनका इंटरसेक्शन, एक इस जगह हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली जो पाई, मतलब ये यहाँ पे पाई होता है, तो जहां पर इसका एग्जैक्ट इंटरसेक्शन होता है वो जगह देखी गई है 1.43 पाई पे आता है। दूसरा इंटरसेक्शन कहाँ होता है? 2.46 पाई पे होता है, 3.47 पे। तो हमारे पास जो अल्फा है वो हमें मिल रहा है 1.43 पाई। इसको हम नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाय 2। अगर आप 3 पाई बाय 2 की वैल्यू सॉल्व करोगे, 3 बाय 2 कितना होता है? 1.5 होता है ना, तो 1.50 पाई, जबकि एक्चुअल कितना है? 1.43 को। इसका मतलब 1.43 को अगर हम नियरली 1.5 पाई माने तो 1.5 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। उसी तरह से 2.46 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 बाय 2, क्योंकि 5 बाय 2 हमारे पास कितना होता है? 2.5 होता है, और हमारे पास एक्चुअल में कितना आया है? 2.46। नियरली इक्वल मान सकते हैं। तो अल्फा के हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली हमें अल्फा के ये मान मिलते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2m प्लस 1 पाई बाय 2। m की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 बाय 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अल्फा की इन वैल्यूज पर हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी देख लेते हैं। सो हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी? आई हमारा था आई नॉट साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह एक बार 3 पाई बाय 2 रख देते हैं, या फिर साइन अल्फा की जगह छोड़ो, वही रखो, कितना? 2m प्लस 1 पाई बाय 2 का इस, और अपॉन अल्फा, अल्फा कितना है? 2m प्लस 1 पाई बाय 2 और इसका स्क्वायर। तो साइन पाई बाय 2 का तो कैसा भी कोफिशिएंट हो, +1 या -1 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 1। तो ये ऊपर तो हमें कितना मिलेगा? 1 ही मिल जाएगा, करेक्ट। ये ऊपर तो हमें 1 मिल जाएगा, तो हमें हमारे पास हो जाएगा आई नॉट और इसका स्क्वायर। इसमें देखो नीचे 2 है, इस 2 का स्क्वायर बिल्कुल ऊपर जा सकता है, तो 4 आई नॉट चला जाएगा, तो 4 आई नॉट हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2m प्लस 1 का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर। तो ये देखिए इंटेंसिटी इक्वेशन नंबर 8 में जो आपको मिल रही है। ठीक है, पहले अगर सेकेंडरी मैक्सिमम में हमें पहला सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो m इक्वल टू 1 रख लो। ठीक है, इस तरह से हमें मिल जाएगा। पहले सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा को 3 पाई बाय 2 रखेंगे। अगर 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो हमारा अल्फा कितना होगा? अल्फा हमारा कितना था? हमें पता है डेल्टा बाय 2 हमारे पास कितना था? पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, और डेल्टा बाय 2 किसके इक्वल है? साइन थीटा। और डेल्टा बाय 2 कितना था? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन मिल रहा है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई, और पहले हमें अल्फा की इसके वैल्यू रखना है 3 पाई बाय 2। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो देखो कितना आ रहा है? ई साइन थीटा, ई साइन थीटा हमारा आ रहा है 3 लैम्डा बाय 2। निकाल लो यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, लैम्डा को उधर भेज दो, ये हमारे पास इक्वेशन 9 आ जाएगा। इस कंडीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, तो वो ये आ जाएगा, करेक्ट। जिसे आप 9 पाई स्क्वायर बाय 4 को सॉल्व करोगे तो अराउंड 22 आ जाएगा आपके पास, ये आई नॉट बाय 22। इसी तरह से सेकंड का निकालना है तो अल्फा को 5 बाय 2 रखो और आप सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा ये, और इंटेंसिटी निकालो तो ये आ जाएगा ये। सिमिलरली हम बहुत सारे निकालेंगे तो हमें इस रेशो में इंटेंसिटी मिलती जाती है। ओके, हमें इंटेंसिटी मिलती जाएगी। सो thus द डिफ्रेक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा। ये कह रहा है कि डिफ्रेक्शन पैटर्न में एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, और उसके बाद ऑल्टरनेटली हमें एक मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर प्रिंसिपल मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि इंटेंसिटी घटते हुए ऑर्डर की मिल रही है। 1/22, फिर 1/61, फिर 1/121, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी हमारे पास गिर रही है। और मिनिमा हमारे पास कहाँ कहाँ मिल रहे थे? मिनिमा हमने देखा था डेल्टा बाय 2 की मिनिमा हमारे पास किसने मिल रहे थे? अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई पे, है ना। सेकेंडरी मिनिमा वाली कंडीशन वीडियो को बैक करके देखना, तो प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई पे मिल रहे थे, और सेकेंडरी मैक्सिमा हमें मिल रहे थे इस पे। ठीक है, तो ये हमें अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम ग्राफ प्लॉट देखें तो ग्राफ देखो ऐसा बनेगा, ये देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये आई नॉट बाई 22 सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर आई नॉट बाय 61, फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये आई नॉट अपॉन 121। सिमिलरली उस दूसरे साइड में भी रहा है, और ये पाई पे मिनिमा, फिर 2 पाई पे मिनिमा, फिर 3 पाई पे मिनिमा, और इसके बीच में यहाँ पर मैक्सिमा जो है ये हमें 3 पाई बाय 2 पे मिल रहा है,
3 पाई/2 पे, फिर इसी तरह से ये हमेशा 5 पाई/2 पे मिल रहा है। सो आई होप ये आपको डिफ्लेक्शन पैटर्न जो है समझ में आ गया। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो कौन सी लंबाई आपको लेनी है। देखो, दो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो मिनिमा बनते हैं, उन मिनिमा के जो बीच की दूरी होती है, ये इसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड के जो पहले मिनिमा मिले हैं उनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा इज x, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/f। ये जो रिलेशन है वो कहां से आया? देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/f का फॉर्मूला एक बार देख लो। ये आपसे सपोज मान लीजिए हमारी स्लिट ये थी, है ना, और यहाँ से हमें पैरेलल रेज मिली। उसके बाद मान लीजिए मैंने सॉरी ऊपर भेज दिया, कोई बात नहीं है, आप नीचे इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे सपोज हमने लेंस लगाया, यहाँ पे हमारा लेंस है, तो लेंस के बाद क्या हुआ? सपोज ये इधर आ गई और ये इधर चली गई और ये भी आपके इधर आ गई, है ना। तो ये हमारे पास स्क्रीन थी। अब सेंट्रल मैक्सिमा जो था वो सपोज करो हम कहाँ पे मिलता है? पी पे। सेंट्रल हमेशा बिल्कुल सेंटर लाइन पे होता है एग्जैक्ट, और यहाँ पर हमारा पहला मिनिमा मिल रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा और पहले मिनिमा के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए x। ये हमें अभी बुक में बोला है कि ये डिस्टेंस हमें x मान के चलनी है, ठीक है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा डिफ्लेक्शन पैटर्न ऐसे बन रहा होगा। यहाँ पर मिनिमा बनना है तो यहाँ पर मिनिमा बनेगा, और फिर ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, और फिर हमारे पास इस तरह से देखो ये डिफ्लेक्शन पैटर्न इस तरह से बना है। तो ये हमारा P1 पे जो है पहला मिनिमा हो गया, और P पॉइंट पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले ली है? x ले ली है, करेक्ट। अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो हम ध्यान रखना, ये जो हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/f लेते हैं, ये कब लेते हैं? जब हमारा जो लेंस है वो स्लिट के बहुत पास हो। लेंस जो है वो स्लिट के बहुत ज्यादा पास हो। अगर देखो ये लेंस स्लिट के बिल्कुल टच कर दोगे तो ये यहाँ वाला जो पोर्शन है ये आपको नहीं लेना पड़ेगा, एक तरह से यहीं पर आपका लेंस आ गया, स्लिट के ऊपर ही लेंस रखा हुआ। अगर लेंस और स्लिट के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है तो आपको यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगा ना वो, है ना। उस कंडीशन में आपका जो साइन थीटा है वो साइन थीटा कितना मिलेगा? थीटा कौन सा एंगल है? इन दोनों के बीच का, ये यहाँ पे, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको सीधी रे गई, इस तरह से ध्यान रखना। ये कब है? जब लेंस जो है मेरा स्लिट के बिल्कुल नजदीक सटा हुआ रखा गया है। तो आपके सपोज दिस इज पॉइंट O, करेक्ट। साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा हो जाएगा सामने वाली लेंथ विच इज P1 अपॉन हाइपोटेनियस विच इज OP1, करेक्ट। ये हो जाएगा। नाउ P1 हमें दिया है x, और OP1 आपका क्या हो जाएगा? OP1 आपका है फोकल लेंथ। ध्यान रखना OP1 आपका है फोकल लेंथ। ये मैंने कैसे बोला कि फोकल लेंथ है? क्योंकि आपकी स्लिट जो थी आपने लेंस वहीं पे रखा है और उसके बाद P पॉइंट पे जाके फोकस हो रहा है, क्योंकि वो रेज पैरेलल गिरी थी, और पैरेलल रेज हमेशा लेंस के बाद कहाँ पे जाके गिरती है? फोकस पॉइंट पे। तो इस तरह से फोकस पॉइंट पे गिरेगी, यानी लेंस से ये जो दूरी है वो किसके इक्वल होगी? फोकल लेंथ के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ जाता है? x/f के। तो ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू x/f। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर भी देखो, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज अज्यूम दैट कॉन्वेक्स लेंस इज वेरी क्लोज टू स्लिट। कॉन्वेक्स लेंस आपका स्लिट के बहुत पास होगा, तभी ये बोल सकते हो, क्योंकि तभी तो आपका देखो ये होगा ना कि सपोज आपने यहाँ पे ही कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, है ना, तो यहाँ से जो रे आई वो तो पैरेलल आई, करेक्ट। और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस पॉइंट पे फोकस हो रही है, राइट। तो आपकी जो लेंथ है हमें पता है कि वो जिस पॉइंट पे फोकस होती है, लेंस से फोकस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज फोकल लेंथ। और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पे x थी और ये एंगल आपका थीटा था, तो साइन थीटा आपके पास यहाँ पे आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो लैम्डा बाय ई के भी इक्वल है। वाई? क्योंकि आपने जो थीटा लिया है वो थीटा कहाँ पे जाके गिर रहा है? P1 पे। इस थीटा से मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा लेंथ पे जो वेव आपकी गई है वो कहाँ पे जाके गिर रही है? P1। और P1 पे क्या बन रहा है? आपका मिनिमा। और मिनिमा के लिए कंडीशन हमने अभी अभी देखी थी, कितनी थी? E साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा, करेक्ट। और अगर हमारा पहला मिनिमा बन रहा है तो m की वैल्यू कितनी लेनी है? 1 लेनी पड़ेगी। तो E साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? लैम्डा। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई। आप देख लीजिएगा प्रिंसिपल मिनिमा की कंडीशन में हमने ये डिराइव किया है, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा।
तो एक रिलेशन साइन थीटा का यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा ये और साइन थीटा ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों इक्वल करने से हमें ये रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी ये। अब हमें पता है कि हमें अगर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ लेनी है तो हमें x का डबल लेना पड़ेगा। डबल क्यों लेना पड़ेगा भाई, ये देखो एक बार, आपने जो ऊपर रेड वाला डिफ्लेक्शन बटन देखो, x तो आपने इतना ही रखा, सेंट्रल जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ तो यहाँ से यहाँ तक होगी, ये होगी, पूरी होगी। अब आपने x तो ऊपर अपर ही हाफ रखा है, सिमिलरली लोअर हाफ भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, मैं बार बार प्रिंसिपल बोल देती हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो हमारे पास 2x होगी। तो यहाँ पे 2x निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा f अपॉन e, है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अब हमें क्या करना है, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू फर्स्ट मिनिमा। जो हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन ई, ये बिल्कुल वहीं से कर लो। थीटा बहुत कम के लिए साइन थीटा हमारे पास कितना आया था, लैम्डा अपॉन ई। थीटा जब बहुत कम है तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हो, थीटा। तो हमारे पास जो एंगुलर विड्थ है, यानी एंगुलर उसका जो स्प्रेड है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ई। और तो एंगुलर विड्थ अगर पूछे तो एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा लेना है, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में, क्योंकि थीटा तो आपने यही लिया है, तो कितना हो जाएगा, डबल थीटा लेना है, तो 2 थीटा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 थीटा कितना हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन ई। और वैसे हमारे पास थीटा का एक फॉर्मूला आया था x अपॉन एफ, तो वहां से कितना आ जाएगा, 2x अपॉन एफ। आई होप इक्वेशन 15 आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट वाले पेपर में। ओके, ये था हमारा सिंगल स्लिट के लिए। अब हम करते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर पे क्या करना है भाई, सर्कुलर अपर्चर पे, अच्छा सेम ही है, सेम ही है, चलो वो स्लिट जैसा ही है ना। हमारे पास एक वेव फ्रंट है WF, वो हमारे पास आया A और B एक स्लिट पे, लेकिन ये स्लिट जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो सर्कल के शेप का है, खाली हिस्सा जो है सर्कल के शेप का है। तो AB जो है बेसिकली, A और B जो है वो इस शेप का अपर्चर है, यहां से डिफ्रेक्शन के बाद लाइट पास होएगी, ठीक है। तो लेंस हमने रखा ही है, तो ओरिजिनल जो है सीधी लाइन तो ऐसी निकलती, यानी सीधी लाइन निकल के और प्रिंसिपल मैक्सिमा तो कहाँ पे बनेगा, P पे। बट आफ्टर डिफ्रेक्शन वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई, आपके पास P1 पे चली गई, और P1 पे आपका मिनिमा बन रहा है, P पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है x। बाकी डायग्राम सेम टू सेम है जो हमने सिंगल स्लिट का किया था। अब हमारे पास ओके अगेन कुछ नहीं करना है यार, इसके अंदर AD की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, A साइन थीटा। AD कौन सा है, AD ये रहा, AD। अगर इस सर्कुलर अपर्चर की जो लेंथ है वो हमें पास A दी हुई है, हमने देखा था ना कि यहां से जो रेज गई थी पहले कितना था, ये पॉइंट हमारा था BK, याद है, BK हमें मिला था E साइन थीटा। अब हमारे पास BK की जगह इन्होंने लिया है AD, और स्लिट की जो चौड़ाई है उसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है, तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A साइन थीटा। पूरा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1 वही है जो कि हमारा BK इज इक्वल टू E साइन थीटा था। और हमारे पास उसका आपने कंडीशन देखी थी, किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की हमने कंडीशन देखी थी, ई साइन थीटा किसके इक्वल आया था, 2m+1 लैम्डा बाई 2 के, है ना। इफ द टोटल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा 2, ये हमारे पास ई साइन थीटा, दिखा देती हूँ, 2m+1 लैम्डा बाई 2 आया था ना यार, ये रहा, ये रहा यहाँ पे अल्फा इसके करस्पॉन्डिंग मिला था, निकाला हुआ होना तो चाहिए यार, नहीं निकाला। अरे इसको अल्फा है ना, इसको डेल्टा में रख देना यार, ये अल्फा कितना मिला है, 2m+π/2 मिला है ना, ओह माय गॉड, 2m+1 π/2, ये अल्फा मिला है। अल्फा किसके इक्वल था, डेल्टा बाई 2 के, और ये कितना था, पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, करेक्ट। तो यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, इस लैम्डा को उधर भेज देना, 2m+1 लैम्डा बाई 2 आ गया ना, ई साइन थीटा। अब हम ई साइन थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, ए साइन थीटा ले रहे हैं, कहाँ गया यार, यस ये आ चुका है ना, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन की थी किसकी थी, ये कंडीशन थी सेकेंडरी मैक्सिमा की थी शायद, हाँ ये कंडीशन हमारी थी सेकेंडरी मैक्सिमा की, राइट। तो अगर हमें P1 पे
P1 पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब P1 पे हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, तो देन द पॉइंट P1 विल बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने कंडीशन जो है राइट, और इसके ऑपोजिट अगर हो, मतलब ये ऑड नंबर ना हो के इवन नंबर हो जाए, तो अब लैम्डा बाय 2 का अगर इवन मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑड में डार्क मतलब सॉरी यार, ऑड में अगर ब्राइट आ रहा है तो इवन में डार्क आएगा, करेक्ट। तो अगर P1 जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी का होगा अगर यही कंडीशन में लैम्डा बाय 2 का 2m+1 ना लेके इवन मल्टीपल ले लो, और ये उधर से भी कर सकते हो आप, अभी जो हमने सिंगल स्लिट का देखा है वहां से भी कर सकते हो। Now, if P1 is minima, then all points at the same distance from C lying on a circle of radius P1 will be of minimum intensity। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपर्चर हमने लिया है, जो स्लिट हमने लिया है, वो सर्कुलर शेप के लिए है। देखो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ए बी है इस बार वो सर्कल से है, राइट। इधर ब्लॉक है, इधर ब्लॉक है, तो आपने यहाँ पे यहाँ से सॉरी कोई रे निकली P1, अगर ये P1 डार्क है तो क्योंकि सेंटर से ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे सेंटर ये रहा P, अगर x डिस्टेंस पे डार्क मिला है, x डिस्टेंस पे डार्क पॉइंट मिला है, तो यहाँ पूरा सर्कल ही बनेगा ना, क्योंकि उस सर्कल के हर पॉइंट पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है इस सेंटर वाले पॉइंट से तो x डिस्टेंस पे ही है, करेक्ट। तो सेम डिस्टेंस पे डार्क बनेगा, तो हमें एक डार्क रिंग दिखाई देगी। हमें क्या दिखाई देगी? डार्क रिंग दिखाई देगी। तो द रिफ्लेक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर अपर्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ब्राइट डिस्क। सेंटर पे तो ब्राइट स्पॉट दिखेगा सर्कुलर शेप का, ठीक है। और जो सेंटर में ब्राइट स्पॉट बन रहा है, ब्राइट, वो भी सर्कुलर शेप का बनेगा, उसे हम बोलते हैं एरिस डिस्क। और उसके बाद हमें एक बार डार्क, एक बार ब्राइट, एक बार डार्क, एक बार ब्राइट, तो सराउंडेड बाय ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, वो रिंग्स मिलेगी जिन्हें हम एरीज रिंग बोलते हैं। तो एरी का डिस्क क्या है? सेंटर वाला पार्ट। और एरी की रिंग्स क्या है? जो उसके बाद ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ऐसे बन रही है ना। अब क्या करना है? हाँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय एफ हमको पता था, और x बाय एफ और लेमडा बाई ई में इन्होंने e की जगह a ले लिया है क्योंकि वो सर्कुलर अपर्चर है, ठीक है, ये भी हमें पता है। x का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, f लेमडा बाई ई आया था, ठीक है। थीटा भी हमें पता है, लेमडा बाई ई आया था, सेम टू सेम वही है। अब ये हमने किया अप्रोक्सीमेटेड मान के, लेकिन जो एरी ने एक्चुअल जो कैलकुलेशन की थी उसमें जो x की वैल्यू आती है वो आती है 1.22 f लेमडा अपॉन ए, और हमारे पास कितना आया है? f लेमडा अपॉन ए। तो ज्यादा अंतर नहीं है, 0.22 का डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने आंसर जो है वो सेम दे दिया है, करेक्ट। दैट्स इट। विड्थ हमें क्या करना है? विड्थ के लिए डबल करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, तो इसको 2x कर दो, ये लो, ये विड्थ हो गया। किस किस पे डिपेंड करता है ये देख लो। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोकल लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपर्चर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स इट। क्योंकि लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ध्यान समझ रहे हो, अलग अलग कलर के लिए वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी चौड़ाई रेड कलर के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम होती है, ब्लू की 4000 होती है, तो ऑब्वियसली ब्लू की जो है उसकी रेडियस कम रहेगी हमारे पास, है ना, रेड और ब्लू के लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ अपर्चर, यानी ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होगी, वैसे ही डेरिवेशन वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, बाकी मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में भी ये नोट्स तो ला रखे हैं, पर मैं दो में नहीं समझाऊंगी ऑब्वियसली, तो आप हिंदी मीडियम का भी देख लेना, मैं बाद में दिखा दूंगी सारा एक बार, ताकि आप पोज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। एनीवेज, फोकल लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ हमने अभी तक एक स्लिट की बात करी थी और उसी का एक एग्जाम्पल भी कर लिया था सर्कुलर शेप में लेके, मतलब नॉर्मल स्लिट फिर उसका सर्कुलर शेप। अब हम दो पैरेलल स्लिट लेंगे, फिर हम एन पैरेलल स्लिट लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही फालतू काम है तो हम यही करते रहेंगे। चलिए, टू पैरेलल स्लिट में बात करते हैं। टू का डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये टू स्लिट्स है, कहाँ है? ये रही पहली स्लिट, यहाँ से खुला हुआ हिस्सा है और यहाँ से खुला हुआ हिस्सा है, तो यहाँ से रेज इस तरह से जा रही है और यहाँ से रेज इस तरह से जा रही है ना, और बीच का हिस्सा ब्लॉक है, ये यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ से रेज नहीं जा रही है, ठीक है। सो थ्योरी तो मैं नहीं बताऊंगी, बस दो पैरेलल स्लिट जो है, पहले वाले की वजह से जो लाइट पहुंचेगी और दूसरे वाले की वजह से जो लाइट पहुंचेगी, उन दोनों में पाथ डिफरेंस आएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो इसके बाद वाला हिस्सा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इसने इतना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है जिसकी वजह से इनमें फेज डिफरेंस आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि पहले वाली स्लिट की वजह से मान लीजिए यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मिला है रिजल्टेंट, पहले वाले की वजह से रिजल्टेंट मिला है ए थीटा, और अब ए थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट स्लिट के अंदर डिराइव किया हुआ है। कितना मिला था हमें? ए नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा। ठीक है, सिमिलरली दूसरी वाली भी बिल्कुल सिमेट्रिकल स्लिट है, उसकी वजह से भी कितना आएगा? ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। तो यहाँ पर देखिए ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा पहले से और ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा दूसरे से, और इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ फेज डिफरेंस है, और वो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाय लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा। ई प्लस बी क्यों बोला भाई? क्योंकि देखो ये स्लिट हमारे पास ऐसी स्थिति थी, ये S2 थी और ये S1 थी, है ना, यहाँ से रे गई और एक यहाँ से रे गई। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास स्लिट की जो चौड़ाई है वो तो ई लेनी है आपको, है ना। जैसे मान लीजिए, हाँ, ये जो बीच में जहां से वेव नहीं जाएगी वो लंबाई तो है बी, ठीक है, और ये लंबाई है आपके पास ई, और ये लंबाई है हमारे पास ई। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार सेंटर वाली वेव इसकी कंसीडर कर रहे हैं और सेंटर वाली वेव ही इसकी कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ई है और सेंटर से हमने लिया है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ई बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ई बाई टू। तो दोनों वेव के बीच में ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? b प्लस ई बाई टू प्लस ई बाई टू। कितना हो जाएगा? b प्लस ई। अब यहां से परपेंडिकुलर डालो तो ये 90 बनेगा, तो हमें पाथ डिफरेंस पता है कि ये वाला होता है। तो अगर ये वाली लेंथ हमारे पास थीटा हमें कौन सा लेना? थीटा हमने देखा था ये वाला आता है, प्रीवियस में देख लेना। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? सामने वाली लेंथ सपोज ए बी है ना, ए बी अपॉन ई प्लस बी। तो हमारे पास जो ए बी पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? ई प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये रहा ई प्लस बी साइन थीटा पाथ डिफरेंस हो जाएगा, और अगर फेज डिफरेंस चाहिए तो 2 पाई बाय लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, रिजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस मिलेगा वो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे हम जानते हैं क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है दो वेक्टर्स का? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर भी देखो पहले वाले का एम्पलीट्यूड a थीटा स्क्वायर प्लस a थीटा स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ cos थीटा, फेज डिफरेंस जो कि कितना है? 2 पाई बाय लेमडा ई प्लस बी साइन, 2 पाई बाय लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा, और इसका आ गया अंडर रूट ए थीटा स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर कितना हो जाता है? 2a थीटा स्क्वायर। 2a थीटा स्क्वायर को कॉमन लो तो इधर तो बचेगा 1 और इधर बचेगा cos वाला पार्ट पूरा। नाउ 1 प्लस cos, क्या आ रहा है यार? 1 प्लस cos, हाँ 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको रखेंगे यहाँ पे, इसको रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो यहाँ पे 2 पाई बाय लेमडा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ पाई बाय लेमडा है क्योंकि वो हाफ हो चुका है ना इसका। और फिर हमारे पास 1 प्लस इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2a थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2 cos स्क्वायर जो भी पोर्शन आ रहा है। तो ये 2 और ये 2 मिलके रूट के बाहर आके 2 हो जाएंगे, ए थीटा भी बाहर आ जाएगा और cos के ऊपर भी जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, cos भी सिंपली हमारे पास इस तरह से बाहर आ जाएगा। ओके, चलिए अब मान लीजिए हम पाई बाय लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा को अगर बीटा मान लेते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा 2a थीटा cos बीटा। ए थीटा की वैल्यू रखते हैं ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, कितना आ जाएगा? cos बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी हमारे पास होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड कितना है? हाँ, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर करो, आर का स्क्वायर आ जाएगा 4 ए नॉट स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो 4 ए नॉट स्क्वायर को सपोज हम बोल देते हैं आई नॉट, ये रहा, तो यहाँ तो आ जाएगा आई नॉट, अल्फा वाला पार्ट एज इट इज है, बीटा वाला पार्ट एज इट इज है। अब ध्यान रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये बताना कि अल्फा वाला पार्ट क्या बताता है और बीटा वाला क्या बताता है। बीटा किस किस के बीच में आया था? बीटा इन दोनों वेव्स के बीच में आया था जो S1 S2 से जा रही थी, और अल्फा किसके बीच में था? सिंगल स्लिट में से जो सारी वेव्स निकल रही है उनका आपस में जो फेज है वो अल्फा से रिलेट होता है, जबकि एक स्लिट की वेव और दूसरे स्लिट की वेव इन दोनों का आपस में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो बीटा से रिलेटेड है।
तो हमारे पास जो अल्फा है वो तो डिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी देगा और जो बीटा है वो इंटरफेरेंस के बारे में जानकारी। देखो जब हमारे पास एक ही स्लिट थी और उसकी वेव निकल रही थी तो इनका जो फेज डिफरेंस आ रहा था वो अल्फा था। अब हमारे पास ऊपर से एक ग्रुप आ रहा है, नीचे से एक ग्रुप आ रहा है, इनमें आपस में अल्फा है, इनमें भी आपस में अल्फा है, लेकिन इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है फेज से वो बीटा से रिलेटेड होता है। तो हमारे पास अल्फा जो है वो तो डिफ्रैक्शन के लिए जिम्मेदार फैक्टर होगा और बीटा क्या कर रहा है, आगे स्क्रीन पे यहाँ वाली वेव और यहाँ वाली वेव इंटरफेरेंस करेगी और वो इस इंटरफेरेंस का जो फेज डिफरेंस है वो बीटा वाला। तो जब हम कॉस बीटा पे डिपेंडेंसी देखेंगे तो वो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करेगा और अल्फा वाला देखेंगे तो वो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अल्फा कितना था, अल्फा प्रीवियस लेक्चर से उठाना, अल्फा रखा है पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा अपॉन लेमडा और बीटा अभी अभी हमने देखा है पाई बाई लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा। अब हमारे पास जो आई है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस फैक्टर पे एक इस फैक्टर पे। हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं। ये देखो विच गिव द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू ईच इंडिविजुअल स्लिट, यानी हर इंडिविजुअल स्लिट की वजह से डिफ्रेक्शन पैटर्न देता है और ये हमें देता है इंटरफियरेंस वन ड्यू टू द डिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स। इन दो स्लिट की वजह से जो डिफ्रेक्शन के बाद लाइट आई है उनका आपस में जब इंटरफेरेंस होता है तो कॉस स्क्वायर से हमें पता चलेगा क्योंकि इसमें बीटा है। सबसे पहले हम इस कंपोनेंट की डिपेंडेंसी देखते हैं। इसकी डिपेंडेंसी वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो को बैक करना और देख लेना। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन थी अल्फा 0 थीटा 0 और आई आई नोट पढ़ रखा है। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा इक्वल टू अल्फा, नहीं 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 यार, अच्छा टेन अल्फा इक्वल टू वाला, हाँ टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा मिला था और ई साइन थीटा इज इक्वल टू ये रिलेशन मिला था। इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमा और मैक्सिमम इंटेंसिटी ये आई थी, डिराइव कर रखा है। प्रिंसिपल मिनिमा के लिए अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई आया था और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 आया था और ये कंडीशन भी मिली थी और ये कंडीशन भी मिली थी। अब कॉस स्क्वायर बीटा ये नया चीज है आपके लिए। कॉस स्क्वायर बीटा में हमारे पास देखेंगे इंटरफेरेंस का हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें होती है इंटरफेरेंस में, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। उसमें प्रिंसिपल सेकेंडरी ट्रिपल ये सब नहीं होते, बस या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव दो ही तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस का मैक्सिमा के लिए हमें क्या चाहिए, आ जाओ भाई मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम चाहिए। अब इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर बीटा के, हम चाहते हैं कॉस स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए विच इज +1, है ना। तो ये हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा और ये तब मिलेगा जब बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई हो, क्योंकि प्लस माइनस एन पाई पर कॉस बीटा +1 -1 +1 -1 हो सकता है लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा +1 होगा। तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमा मिलेगा। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन की सबसे मिनिमम वैल्यू विच इज 0 रखनी है हमें, तो उस कंडीशन में मिल जाएगा हमें। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बीटा हमारे पास ये था और यहाँ से बीटा कितना मिल रहा है प्लस माइनस एन पाई। तो फर्स्ट इन दोनों से हम पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे तो साइन थीटा में रिलेशन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके नाउ इंटरफेरेंस मिनिमा, मिनिमा के लिए कॉस स्क्वायर वाला फैक्टर 0 हो जाना चाहिए ताकि इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाए और ये तब है जब बीटा की ये कंडीशन ट्रू हो और बीटा की यहाँ पे वैल्यू रख के रिलेशन निकालोगे तो ये मिलेगा। अब हमारे पास देखिए डिफ्लेक्शन का पैटर्न और इंटरफेरेंस का पैटर्न जब कंबाइंड होके आता है तो पिक्चर कैसी बनती है। ये हमारे साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर जो कि हमने सिंगल स्लिट वाले केस में देखा था, डिफ्लेक्शन पैटर्न तो ऐसा बनता है। और कॉस स्क्वायर बीटा में हमने देखा था कि प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं है, या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, तो ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। और जब इन दोनों का कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से इस तरह से ग्राफ हमें मिलता है, मतलब डिफ्रेक्शन एक तरह से बाहर कवर का काम करता है और उसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये मिलके हमें टू पैरेलल स्लिट का जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो ऐसा देखने को मिलता है। अब इफेक्ट ऑफ ऑन विड्थ ऑफ द स्लिट ई, इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ द, इफेक्ट ऑफ आएगा शायद, स्लिट विड्थ का क्या इफेक्ट है हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न पे। इसमें हमारे पास क्या आता है, हाँ छोड़ो ये, इफ वी इंक्रीज द विड्थ ऑफ स्लिट, अगर हम ई को बढ़ाएं तो क्या बोलना चाह रहा है, द एनवेलप ऑफ द फ्रिंज पैटर्न चेंजेस सो दैट इट्स सेंट्रल पीक इज शार्पर। अगर हम ई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास सेंट्रल पीक जो है, सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे चौड़ा ना बन के ऐसा शार्प बनेगा अगर हम ई बढ़ाएंगे तो। द फ्रिंज स्पेसिंग विच डिपेंड्स ऑन द स्लिट सेपरेशन डज नॉट चेंज, और फ्रिंज की जो स्पेसिंग होती है या जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है बी पे, स्लिट सेपरेशन है ना बी पे, वो तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हम बी को तो चेंज कर ही नहीं रहे। हेंस लेस इंटरफेरेंस मैक्सिमा नाउ फॉल विद इन द
सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमम, इसको समझना पड़ेगा यार। क्या बोलना चाहता है कि अगर हम ई को बढ़ाएं तो डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो शार्प मिलेगा, यानी ये जो चौड़ाई है वो कम होगी। क्यों भाई? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी थी? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी थी यार? हमें पहले मिली हुई थी ना, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी थी यार? हाँ, ये देखो, x इज इक्वल्स टू एफ लेमडा अपॉन ए आ रहा था। अब हम ई ले लेते हैं एक बार, है ना, यहां से समझ जाओगा तो इसको भी डबल कर देते हैं। ये देखो प्रिंसिपल मतलब डिफ्रेक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी चौड़ाई है। अगर हमने ई को बढ़ा दिया तो ये चौड़ाई घट जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम ई को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास 2x की वैल्यू घट जाएगी। इसका मतलब अगर हमारे पास पहले सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बन रहा था, तो अगर हमने ई को बढ़ा दिया तो ये चौड़ाई कम होनी है, यानी ये पिक्चर अब कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। शार्प हो गई ना, यही कहना चाह रहा है। और हाँ, दूसरी बात इसने क्या बोली कि अब इंटरफेरेंस के कम, उसके अंदर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न कम आएगा उसके अंदर। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो कम कैसे आएगा? क्योंकि पहले देखो 1 2 3 4 आ गए, अब 1 2 2 ही आए, तो कम आ गए ना। तो इसलिए ये बात वो बोलना चाह रहा है। लेट मी शो यू कि वो ये बात बोलना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब इफ वी इंक्रीज द विड्थ ऑफ स्लिट ई, यानी हम अगर ई की वैल्यू बढ़ाते हैं, द एनवलप, एनवलप मतलब बाहर का जो कवर है, उसका पैटर्न चेंज होता है, सो दैट सेंट्रल पीक इज शार्पर। अब वो शार्प पीक बनती है डिफ्रेक्शन की। फ्रिंज स्पेसिंग जो कि सिर्फ बी पे डिपेंड करती है, फ्रिंज की जो स्पेसिंग होती है वो चेंज नहीं होती है। अब क्या होगा? लेस इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉल विद इन द सेंट्रल डिफ्रेक्शन। सेंट्रल डिफ्रेक्शन जो मैक्सिमा है उसमें इंटरफेरेंस के कम मैक्सिमा आएंगे, क्योंकि पहले 1 2 3 4 आ रहे थे, अब ये शार्प हो गया तो 1 2 2 ही आए। तो अब आई होप ये आपको समझ में आ गया इफेक्ट, स्लिट विड्थ से क्या फर्क पड़ता है। ये बड़ा है इफेक्ट ऑन द ओपेक पार्ट बी ऑफ द स्लिट और मिसिंग ऑर्डर। मिसिंग ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस का मैक्सिमम मिल जाए और डिफ्रेक्शन का मिनिमम मिल जाए, तो वो ऑर्डर जो है या वो जो पीक है वो हमारे पैटर्न से गायब हो जाएगी। क्यों? देखो, इस पिक्चर को देखो। सपोज इस पॉइंट पे पाई पे आपका डिफ्रेक्शन का मिनिमम बन रहा है, और इसी पे देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम बन रहा था किसका? इंटरफेरेंस का। तो जो रिजल्टेंट पिक्चर मिली है उसमें ये यहाँ पर दब चुका है, इस पॉइंट पे दब चुका है। इस पॉइंट पे हमें इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ खुला मिलेगा? जहां उसे डिफ्रेक्शन के अंदर जगह मिलेगी। जहां डिफ्रेक्शन का मिनिमम मिल रहा है वहां अगर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा आ भी रहा हो तो क्या वो दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पहले इंटरफेरेंस का मैक्सिमा ऐसा था, बट अब वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्योंकि डिफ्रेक्शन ने उसको दबा दिया है। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे डिफ्रेक्शन का मिनिमा बने और उसी पॉइंट पे अगर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा बने, यानी ये दोनों सेम पॉइंट पे बनेंगे, तो इंटरफेरेंस का वो वाला जो मैक्सिमा होगा वो हमें हमारे पैटर्न में मिसिंग मिलेगा। इसे हम बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर। जिस ऑर्डर की पीक मिस हो जाए पैटर्न में उसे हम बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर। तो हम निकालते हैं ये कैसे मिलेगा, देखिए। चलिए, मिसिंग ऑर्डर, तो मिसिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है? डिफ्रेक्शन का मिनिमा की कंडीशन ये थी और इंटरफेरेंस के मैक्सिमा की कंडीशन ये थी। अभी जस्ट वीडियो को देखना ऊपर जाके, इंटरफेरेंस के मैक्सिमा मतलब cos स्क्वायर बीटा जब हमें 1 मिला था, और ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर nth ऑर्डर का इंटरफेरेंस मैक्सिमा हमें मिसिंग चाहिए, तो ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? m लेमडा अपॉन ई, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? n लेमडा अपॉन ई माइनस बी, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो m लेमडा अपॉन ई और n लेमडा अपॉन ई प्लस बी, ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए थीटा की सेम वैल्यू पे। तो यहां से हमारे पास लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट और हमें ये रिलेशन मिल रहा है। अब हमें ऑर्डर मिस के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए b की वैल्यू e के बराबर हो जाती है। अगर b की वैल्यू e के बराबर हो जाती है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? e प्लस ई अपॉन ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन एम, विच इज इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू एन बाई एम, और n की वैल्यू हमें मिलेगी 2m। अब n किसके रेस्पेक्ट में था? n क्या था? n आपको दे रहा था, देखो, इंटरफेरेंस मैक्सिमा। n आपको दे रहा था इंटरफेरेंस मैक्सिमा, और n गायब रहेगा। तो n कब कब गायब रहेगा? जब जब m की वैल्यू 1 2 3 होगी, जब जब m की वैल्यू 1
2 3 होगी, तब तब n इज इक्वल्स टू 2 4 6 वाली पीक गायब हो जाएगी, n इक्वल टू 2 4 6, यानी कि 2 4 6 जो है ये इंटरफेरेंस के मैक्सिमा है जो कि एब्सेंट रहेंगे, हमारे पैटर्न में हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये m इक्वल टू 1 2 3 जो कि डिफ्रैक्शन का मिनिमा था, ये उनके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन का फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमा पे इंटरफेरेंस का सेकंड फोर्थ सिक्स मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस के 2 4 6 नंबर के मैक्सिमा हमें नहीं दिखाई देंगे। ओके, सिमिलरली अगर b इक्वल टू 2e है, अगर b इक्वल टू 2e है तो हमें 3m आ जाएगा, यानी तब हमें 3 6 और 9th नंबर का इंटरफेरेंस मैक्सिमा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिनिमा के साथ ओवरलैप होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये मिसिंग ऑर्डर रहेंगे और इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ इज नॉट इम्पोर्टेंट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट, एन पैरेलल स्लिट अगर हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, हाँ ये देखिए स्लिट S1 S2 S3 S4 Sn, इन सब से यानी S1 से ये एक वेव नहीं निकल रही है, वेव का पूरा ग्रुप निकल रहा है S1 से, सिमिलरली S2 से ग्रुप निकला, S3 से ग्रुप निकला, S4 से ग्रुप निकला, और ये ग्रुप जाके आगे जाके P पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पर A जो है वो एक स्लिट से गुजरने वाली वेव पूरा ग्रुप है, B से ग्रुप निकल रहा है, C से ग्रुप निकल रहा है, D से ग्रुप निकल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वही बात है, A थीटा हम जानते हैं, अल्फा हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं, बीटा भी हम जानते हैं, करेक्ट। यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं, टू पैरेलल स्लिट में पढ़ लिया। अब क्या होगा, इस बार हमारे पास क्या है कि हर स्लिट जो है वो एक सोर्स की तरह बिहेव करेगी। तो हमारे पास एन स्लिट है, अगर एन स्लिट है तो वो एन स्लिट किसकी तरह बिहेव करेगा, एन सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा, हर सोर्स से एक पूरा वेव का ग्रुप निकलेगा। ठीक है, और जो वेव का ग्रुप निकल रहा है हर ग्रुप का खुद का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, ए थीटा है। लेकिन हमें पता है कि हर स्लिट के बीच में एक दूसरे के साथ में फेज डिफरेंस आएगा। अब मान लीजिए हमें पता है इंटरफेरेंस की वजह से हमने देखा था कि स्लिट S1 और S2 इन दोनों से जो वेव आ रही थी उनमें जो डिफरेंस था, फेज डिफरेंस, वो कितने का लिया था हमने, बीटा का लिया था। वो हमारे पास कितना था, बीटा का था। ठीक है अब हमारे पास 2 बीटा यहाँ पर क्यों लेना है ये देखना है। यस, हमारे पास कितना बीटा नहीं है, 2 बीटा है। क्यों? क्योंकि देखो कितना था, 2 पाई बाय लैम्डा, हाँ ये आया था इफ यू रिमेम्बर, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। ये S1 और S2 दो स्लिट, जब हमने 2 पैरेलल स्लिट देखा था तो S1 S2 की जो स्लिट थी उनके बीच में जो फेज डिफरेंस था वो कितने का था, 2 बीटा। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से समझना, अब सपोज S1 है, वहां से एक वेव गई, तो जो S2 वाली वेव जाएगी उसमें फर्स्ट वाली वेव के साथ में एक्स्ट्रा फेज आएगा, और एक्स्ट्रा फेज को हम एक्सपोनेंशियल में आयोटा या जियोटा के साथ लिख सकते हैं। सपोज जियोटा के साथ लिखती हूँ तो 2 बीटा आ जाएगा, तो हमारे पास 2 बीटा आ जाएगा। सिमिलरली जो S3 होगा उसमें ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा, उसमें यहाँ पर 2 बीटा के साथ में और 2 बीटा ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 बीटा हो जाएगा। S4 जो आएगा उसमें और हमारे पास 2 बीटा का फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 बीटा। इस तरह से हमें कंटिन्यू वेव्स मिलेगी। क्लियर? तो हमें क्या करना है, लास्ट में सबको ऐड कर देना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, देखो ए थीटा तो सब में रहेगा, फर्स्ट वाली वेव का 1 आ गया, सेकेंड वाली वेव का हो गया e की पावर j2 बीटा, थर्ड वाली वेव का हो गया 4 बीटा, एंड सोन चलता जाएगा। लास्ट में आपके पास आ जाएगा n-1, और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, n-1 क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास n स्लिट है, राइट। और पहली स्लिट में आपने यहाँ पर देखो ये जो है e की ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट वाली स्लिट हो चुकी थी, तो इसलिए आपके पास अगर आप मैं n कर देती हूँ ना, 1 प्लस ये 2 बीटा वाला फैक्टर, ये 4 बीटा वाला फैक्टर, अगर आगे जाके अपन 2n बीटा कर देते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर ही n हो जाएगा, और फिर ये वाली स्लिट को मिलाओगे तो n+1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर n करने के लिए लास्ट वाले टर्म में n बीटा नहीं होगा, लास्ट वाले टर्म में n-1 बीटा होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि मान लीजिए इफ द वेव प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट स्लिट S1, पहली स्लिट S1 से जो वेव हमें मिल रही है, मान लीजिए हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए थीटा ई रेस टू पावर आयोटा सॉरी जेओटा ओमेगा टी माइनस एल्फा। ओके, हमारी जो पहली वेव है अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो हमारी दूसरी वेव कैसी होगी, दूसरी वेव होगी ए थीटा ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस एल्फा प्लस 2 बीटा।
ये ए थीटा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा। और तीसरी वाली वेव में क्या होगा, ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 4 बीटा। चौथी वेव में क्या होगा, ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 6 बीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें आगे करते जाना है। उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी जिसका इन्होंने सम किया हुआ है। अब वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, है ना। पहली हमारे पास वेव है ए थीटा जे ओमेगा टी माइनस अल्फा, ए थीटा जे ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, ए थीटा जे ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 4 बीटा, सो ऑन ए थीटा जे ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 बीटा। करेक्ट, सब में से कॉमन आ रहा है ए थीटा जे ओमेगा टी माइनस अल्फा, 1 प्लस जे 2 बीटा जे 4 बीटा and j2n minus 1 बीटा। नाउ दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, उनका समेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये समेशन हमारे पास है जीपी का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास n है तो यहाँ पर आ जाता है। हमारे केस में पहला टर्म हमारे पास है 1, सीरीज में फर्स्ट हमारे पास 1 माइनस रेशियो में किसका मिल रहा है, हमारे पास है ना 1 प्लस जे 2 बीटा प्लस जे 4 बीटा। तो किसी भी दो का रेशियो देख लीजिए, b बाय ए कर लो, कितना आ रहा है, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो e की पावर जे 2 बीटा आएगा। और उसमें नंबर ऑफ टर्न रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास n है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने n है, 1 माइनस जे 2 बीटा। ओके, हमें ये मिल रहा है, देख लेते हैं ये क्या। यस, देखो यहाँ पे ए थीटा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल जे 2n बीटा और 1 माइनस जे 2 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट किया है। ओके, मुझे साइन बीटा बनाना है इसको, है ना, मुझे साइन बीटा बनाना है। ठीक है, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है, डोंट गेट, 1 को हटा देते हैं एक बार ना, 1 माइनस ई रेस टू पावर 2 जे एन बीटा और नीचे है 1 माइनस 2 जे बीटा, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर मैं एक टर्म कॉमन ले लेती हूँ और वो मैं कॉमन लेती हूँ जे एन बीटा। तो मुझे 1 में डिवाइड करना पड़ेगा जे एन बीटा और यहाँ पे भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 जे एन बीटा में जे एन बीटा से डिवाइड कर दूंगे तो कितना बचेगा, जे एन बीटा ही बचेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सिंपली जे बीटा से कर देते हैं, तो 1 अपॉन जे बीटा और 2 जे बीटा में जे बीटा से डिवाइड करेंगे तो जे बीटा बचेगा। ओके कूल, अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाले टर्म को मैं एज इट इज लिख रही हूँ जे एन बीटा और यहाँ पे ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में कर देंगे, माइनस का जे एन बीटा माइनस का जे एन बीटा और नीचे आ जाएगा जे बीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जे बीटा माइनस का प्लस का जे बीटा। नाउ दोनों में से माइनस साइन कॉमन लो, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन लो, नीचे से भी माइनस कॉमन लो, तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जे एन बीटा जे बीटा, यहाँ पर बचेगा जे एन बीटा माइनस जे एन बीटा और यहाँ पर बचेगा जे बीटा जे बीटा। ठीक है, नाउ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाय 2। करेक्ट, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला टर्म तो एज इट इज लिख रही हूँ जे एन बीटा जे बीटा, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर में भी 2 आएगा नीचे में भी 2 आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन एन बीटा और इसको लिख सकते हैं साइन बीटा। देखो ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि जियोटा एन बीटा और ये है तो हम इसे लिख सकते हैं और ये हमें मिल चुका है। और अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा जे कॉमन आ जाएगा एन माइनस 1 और बीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। अब देखो एक बार ये मिलेगा क्या, है भगवान मिल जाना, यस ये मिल गया, देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए। ओके, अब इसका ये मोड ले रहा है, मोड ले रहा है,
है ना। अगर हम यहाँ पे मोड लेते हैं तो हमारे पास मोड के अंदर इसने केवल क्या किया है, ए थीटा को रखा है साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा को रखा है, क्योंकि ई की पावर जेओटा एन माइनस वन जो बीटा है वो हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड होता है तो एक बार प्लस जे आता है, एक बार माइनस जे आता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए कि हम सिर्फ एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, फेज वाला पार्ट नहीं ले रहे। एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी आता है दैट इज फेज वाला पार्ट, तो हम सिर्फ एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट ये। ओके ऑल्टरनेट मेथड करना है क्या? हाँ, ये वही कर रहा है, पॉलीगन मेथड से कर रहा है, बट वो करने की जरूरत नहीं है, ये मत कीजिए, क्योंकि हमें मिल चुका है आंसर तो सेम ही आएगा, यही आएगा। ए थीटा इज इक्वल्स टू एन, ए थीटा एन बीटा अपॉन एन बीटा। चलिए छोड़िए, अब क्या करना है हमें। हाँ, ए थीटा की जगह हम रखेंगे क्या रखना था यार हमें, ए थीटा की जगह क्या रखना था, ए नोट साइन अल्फा बाय अल्फा, ए नोट आएगा यहाँ पे, ये ए थीटा की वैल्यू है और यहाँ हमारे साइन वाला पार्ट है, और इंटेंसिटी के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है ये मिलता है, और एक्स्ट्रा इस टर्म का भी स्क्वायर आएगा। तो दो फैक्टर हो गए हमारे पास, इस कंडीशन में दो फैक्टर लगता है, एक तो ये जो कि डिफ्रेक्शन वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, एक ये जो कि इंटरफेरेंस वाला पार्ट करेगा। तो हम दोनों को इंडिविजुअली कर लेते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंस डिफ्रेक्शन कंपोनेंट पे देखते हैं, यानी अल्फा वाला। तो हमारे पास अल्फा ये है, सेम चीज तीसरी बार रिपीट हो रही है, थीटा जीरो, अल्फा जीरो, आई इक्वल टू आई नॉट, सेंट्रल मैक्सिमा। सेकेंडरी के लिए ये कंडीशन टेन अल्फा अपॉन अल्फा, और इंटेंसिटी आएगी ये। मिनिमा के लिए भी हमारे पास पढ़ चुके हैं, मिनिमा के लिए ये है, मिनिमा के लिए ये है, मिनिमा के लिए ये है, ये है। इस वाले फैक्टर के लिए देखते हैं, इस वाले के लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा, यानी कि इंटरफेरेंस का मैक्सिमा कब मिलेगा। इंटरफेरेंस के मैक्सिमा पे हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, करेक्ट। तो कब होनी चाहिए हमारे पास, अगर मान लीजिए ओके, हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा वो कैसे मिल रहा है, क्योंकि समस्या ये है कि अगर हम साइन बीटा को जीरो रख देते हैं और उस कंडीशन में बीटा हमारा प्लस माइनस एन पाई होता है, जहां पर एन की वैल्यू ये होती है, तो हमें साइन एन बीटा तो जीरो मिलेगा। अगर साइन बीटा जीरो है हमारे पास और साइन एन बीटा भी, देखो अगर साइन बीटा जीरो है तो ये टर्म तो हो गया जीरो, उस कंडीशन में बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, प्लस माइनस एन पाई। ऐसी सिचुएशन में अगर हम साइन एन बीटा निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, साइन एन इंटू पाई। दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या देगा, इंटीजर देगा, तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई, क्योंकि ऊपर वाला टर्म भी जीरो आ रहा है, नीचे वाला भी जीरो आ रहा है, तो डिफाइन नहीं होगा। साइन एन बीटा अपॉन एन बीटा जो है वो बिकम्स इनडिटर्मिनेट। और जब हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो इसका तरीका होता है, हमने लॉपिटल रूल पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाला जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है तो ऊपर भी डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऊपर भी डिफरेंशिएशन बीटा के रेस्पेक्ट में, नीचे भी डिफरेंशिएशन बीटा के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर आ जाएगा एन कॉस एन बीटा, एन कॉस एन बीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा सिंपली कॉस बीटा। और बीटा की वैल्यू हमने क्या रखी है, प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि इसी पर ये इनडिटर्मिनेट हो रहा था। तो बीटा की जगह वैल्यू पुट करो तो प्लस माइनस एन पाई, यहाँ पर प्लस माइनस एन पाई। तो जब हमारे पास बीटा इक्वल टू, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस नीचे का, नीचे कॉस प्लस माइनस एन पाई, एन की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो नीचे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस वन। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस वन, और ऊपर वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस वन। तो आगे एन से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है यहाँ कैपिटल एन से, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, प्लस माइनस एन, करेक्ट। तो अगर बीटा की वैल्यू हमारे पास ये होती है तो इंटेंसिटी क्या आएगी, इंटेंसिटी में यहाँ पर क्या था, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का स्क्वायर, जो कि अब कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, और इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें मिल चुका है। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिमा है। इन पोजीशन के लिए, क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू ये मिली थी और बीटा हमारा ये था और ये इसके इक्वल है, तो यहां से एक रिलेशन में मिल जाती है, ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, करेक्ट। नाउ मिनिमा की बात करें तो मिनिमा में हमें इंटेंसिटी जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन बीटा को जीरो रखेंगे, लेकिन उस कंडीशन में साइन बीटा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का टर्म है।
हम चाहते हैं इंटेंसिटी जीरो होना, तो हम चाहते हैं ये तो जीरो हो जाए और ये नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए तो मैक्सिमा मिलेगा, जैसा अभी देख लिया था। तो ये जीरो होना चाहिए और ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में मान लीजिए एन बीटा को हम प्लस माइनस पी पाई रखते हैं, करेक्ट। तो n और बीटा, बीटा की वैल्यू रखेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। इधर हमारे पास p आ गया, तो एक रिलेशन हमें यहाँ पर ये मिल रहा है। अब इससे क्या पता चलता है, ध्यान रखिएगा। p जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन p की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकता, कैपिटल L नहीं हो सकता, 2n नहीं हो सकता, 3n नहीं हो सकता। यानी कि p की वैल्यू सबसे पहले 0 से n के बीच में हो सकता है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और कहां तक जा सकता है, n-1 तक। अब p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू n क्यों नहीं हो सकता, वो देख लेना है। p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू n क्यों नहीं होना है, क्योंकि हमने n बीटा को माना है प्लस माइनस p पाई। अगर p की वैल्यू मैं n के इक्वल रख देती हूँ या 2n के रख देती हूँ या 3n रख देती हूँ, तो क्या मिलेगा, n बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई। इस सिचुएशन में n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस पाई, और बीटा की वैल्यू प्लस माइनस n पाई जब n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 हो, तो यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस का मैक्सिमम मिल चुका है। अगर आपने 2n रखा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2i, अगर 3n रखवाया तो प्लस माइनस 3i। इसका मतलब हमारे पास n, 2n, 3n जो है, इन सब के ऊपर मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n नहीं हो सकता, 2n नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 से n के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n-1 तक। फिर n के बाद क्या हो सकता है, n+1 हो सकता है, n+2 हो सकता है, लास्ट में 2n-1 तक कुछ भी हो सकता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो p की वैल्यू 1, 2, 3, n-1 तक आ जाएगा, वहां तक हमें मिनिमम मिल जाएगा। और जैसे ही p इक्वल टू n आएगा, फिर से हमें इंटरफेरेंस का मैक्सिमम मिल जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा है। दो प्रिंसिपल मैक्सिमा, क्यों, p इक्वल टू हमारे पास 0 और p इक्वल टू n, हमें पता है कि यहाँ पर भी मैक्सिमा मिल रहा है और यहाँ पर भी, यानी दो मैक्सिमा के बीच में हमें 1 पे मिनिमा मिल रहा है, 2 पे मिनिमा मिल रहा है, 3 पे मिनिमा मिल रहा है, n-1 तक, यानी दो मैक्सिमा के बीच में। इसका मतलब हमारे पास दो मैक्सिमा के बीच में कितने मिनिमा आ रहे हैं, n-1 मिनिमा। ओके, ये लाइन है। दस देयर आर n-1 मिनिमा बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा। दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा आ रहे हैं, जहां पर इंटेंसिटी 0 है। और फिर जैसे ही p इज इक्वल टू n इंटू n होगा, हमें nth ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि p इज इक्वल टू, अगर मैं n इंटू n रख दूं, तो यहां से देखो हमारे पास कितना था, n बीटा को हमें प्लस माइनस p पाई रखना था, और अगर मैं p की जगह n इंटू n रख दूं, तो n से n कैंसिल आउट आ जाएगा, फिर हमारा बीटा इज इक्वल टू n पाई, जो कि मैक्सिमा की कंडीशन है, nth ऑर्डर का मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब हमें p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, उसके बाद में उसके जस्ट पास में हमें मिनिमा कहाँ मिलेगा, उसके जस्ट पास में मिनिमा कहाँ मिलेगा, सोचो। अगर p इज इक्वल टू इस n पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, तो जस्ट इससे एक नंबर पहले और जस्ट इससे एक नंबर बाद में हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। तो एक नंबर पहले के लिए -1 करो, एक नंबर बाद के लिए प्लस करो, यानी प्लस -1 करने से हमें मिनिमम मिलेगा, जो कि ये लिखा हुआ है, ये देखो, nth ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा आपको, और उसके नियरेस्ट मिनिमा मिलेंगे p इज इक्वल टू nn प्लस -1 पे। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर देखो, आगे जो चीज है वो पढ़ लेते हैं। सपोज इफ थीटा इज द एंगल गिव्स nth ऑर्डर प्रिंसिपल। मान लीजिए कि थीटा एंगल पे हमें nth ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है, और उसके जस्ट पास में जो मिनिमा मिल रहा है वो ऑब्वियसली किसी अलग थीटा पे मिलेगा, तो वो मिल रहा है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी कि थीटा पर हमें मिल रहा है मैक्सिमा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे हमें मिलेगा मिनिमा। तो यहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशन लिखेंगे, जो कि ये रही, करेक्ट, और यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन लिखेंगे, जो कि ये रही, साइन की जगह थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, और मिनिमा की कंडीशन ये अभी अभी जो मिली है वो उसी के आधार पर हमने लिखा है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, p, मतलब हमारे पास क्या था, n बीटा इज इक्वल्स टू n p पाई लिखना था, p ये हो गया और पाई, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, n प्लस -1 पाई अपॉन n, और यहाँ पे आप जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, e प्लस बी
साइन थीटा या जो भी है लैम्डा या आई डोंट नो पाई बाय लैम्डा कितना था, इसको आप रख देना एन प्लस माइनस 1 पाई अपॉन एन, है ना। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, पाई से पाई कैंसिल आउट करो और लैम्डा को उधर ले जाओ, तो आपको ये इक्वेशन नंबर 11 मिल जाएगा। ओके, नाउ डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा है तो हम साइन डेल्टा थीटा को सिंपली डेल्टा थीटा रख सकते हैं और कॉस डेल्टा थीटा को हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन में हमें लिख रखा है साइन थीटा प्लस माइनस है, मैं प्लस ले लेती हूँ एक बार, तो साइन ए प्लस बी आ जाएगा ना। तो साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो कॉस डेल्टा थीटा को क्या मान लो, 1 मान लो। तो यहां से तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस इस साइन डेल्टा थीटा को नियरली इक्वल टू डेल्टा थीटा ही मान लो, तो कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा ये, और साथ में कितना है ई प्लस बी। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया ई प्लस बी साइन थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना है, इस एन से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस माइनस 1 बाय एन और साथ में आ जाएगा लैम्डा। अब ये बोल रहा है कि 10 को 12 में से माइनस करो, 10 को 12 में से माइनस करो, तो लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 12। मैं पहले इक्वेशन नंबर 12 लिख लेती हूँ। ई प्लस बी साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, n प्लस माइनस 1 बाय एन लैम्डा, है ना। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 12। अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 10 है ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है। जैसे ही इसको ये माइनस करेंगे तो ये ई प्लस बी साइन थीटा और ये ई प्लस बी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये एन लेमडा मल्टीप्लाई होके एन लेमडा से, तो बचेगा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ई प्लस बी और यहाँ आ जाएगा डेल्टा थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लेमडा बाय एन। ये हमें रिलेशन मिलेगा माइनस करने से, ये रहा, ठीक है। हमें मिल रहा है यहाँ पे ये। अब इसके बाद क्या करना है, डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा थीटा की वैल्यू मिल गई है, ये डेल्टा थीटा हमें क्या देता है, हाफ एंगुलर विड्थ। जाहिर सी बात है ये हाफ एंगुलर विड्थ ही देगा, क्योंकि हमें पता है पूरे एंगल के लिए डबल करना होता है ना। हमने देखा ना ऐसा बनता है एंगल, थीटा हमने यहाँ से लेते हैं ना, तो एंगुलर विड्थ पूरी चाहिए तो 2 थीटा करना पड़ेगा, उसी तरह से डेल्टा थीटा में भी हमें डबल करना पड़ेगा तब पूरी एंगुलर विड्थ आएगी। अभी ये हाफ देता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की। सेकेंडरी मैक्सिमा की हमने देखा है कि n-1 मिनिमा आ रहे हैं। देखो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में हमने देखा ना, p इज इक्वल्स टू 0 पे और p इज इक्वल्स टू n पे, इस पे प्रिंसिपल मैक्सिमा था, इस पर प्रिंसिपल मैक्सिमा था, बीच में 1 2 से लेके n-1 तक मिनिमा थे। अब इतने मिनिमा अगर बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब ये मैक्सिमा सपोज ऐसा दिखता है और यहाँ पर फिर मैक्सिमा ऐसा दिखता है, और इतने मिनिमा बनाने हैं। मिनिमा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनके बीच में मैक्सिमा नहीं हो। तो ये मिनिमा ये मिनिमा ये मिनिमा, इसका मतलब अगर इसको आपने प्रिंसिपल मैक्सिमा बोला है, इसको भी आपने प्रिंसिपल मैक्सिमा बोला है, तो जाहिर सी बात है ये वाला मैक्सिमा, ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये वाले मैक्सिमा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा। ये सारे क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हम इनकी कंडीशन निकाल रहे हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमें चाहिए इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, जैसा अभी प्रीवियस केस में किया। इस बार डेल्टा आई का बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस का चाहिए, तो हम यहाँ पर बीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। चलो, तो आई नोट और अल्फा वाला पार्ट तो कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, तो ये डी बाई डी बीटा केवल किस पे लगेगा, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा पे, तो ये 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो कैसे किया है, अरे बाप रे, ये डिफरेंशिएशन कैसे किया है मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले यहाँ पे 2 साइन एन बीटा, चलो एक बार मैं करके देख लेती हूँ हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमें मिल रहा है डी बाई डी बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हाँ, पहले साइन स्क्वायर एन बीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन एन बीटा, और फिर साइन एन बीटा का करना पड़ेगा। साइन एन बीटा का कितना होगा, एन कॉस एन बीटा, ठीक है। उस टाइम पे डिनोमिनेटर को एज इट इज रख लेते हैं। डिनोमिनेटर कितना है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, साइन स्क्वायर एन बीटा, और डिनोमिनेटर का करते हैं
कितना है साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा का भी स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए, इसको तो उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए क्या यार हमें इसमें से, निकालना क्या है फाइनल, अच्छा ये आना चाहिए एन टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन एन बीटा, चलो कर लेंगे। तो यहां से इसको तो राइट हैंड साइड में भेज दो अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, 2 एन साइन एन बीटा कॉस एन बीटा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन बीटा कॉस बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा। अब यहां पर देखिए, इस साइन बीटा से साइन स्क्वायर की एक पावर खत्म, सिमिलरली साइन एन बीटा से साइन स्क्वायर वाली खत्म, तो यहां पर हमें मिल रहा है, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट, 2 से 2 भी कैंसिल आउट, तो यहां हमें मिल रहा है एन कॉस एन बीटा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा साइन एन बीटा, ठीक है आ जाएगा एन, इस साइन बीटा और इस कॉस बीटा को इधर लेके आओ तो यहां आ जाएगा टेन बीटा, एन टेन बीटा इज इक्वल्स टू इस साइन एन बीटा को इसी तरह रहने दो और इस कॉस वाले को इसके नीचे लेके आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा टेन एन बीटा। क्या यही रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल जाना यार, यस। इक्वेशन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए एक तो ग्राफिकल मेथड है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करो, या एक ट्राइंगल मेथड भी होता है, वो ट्राइंगल मेथड वाला देखो। सपोज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करते हैं जिसकी एक साइड मान लीजिए कितनी है एन टेन बीटा, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, एक साइड तो ये है करेक्ट, और हमारे पास दूसरी साइड मान लीजिए इसकी है 1, दूसरी साइड हमारे पास कितनी है 1, तो अगर ये एन टेन बीटा है और ये 1 है तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो जाहिर सी बात है कितना होगा, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर एंगल कितना है मान लीजिए एन बीटा, यहाँ पर कितना है एन बीटा। तो अब हम क्या करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखा है, हे भगवान साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं यार, बनाना ही पड़ेगा, लास्ट है यार इसके बाद नहीं करेंगे आज। ये एन बीटा माना है, ये एन टेन बीटा माना है, ये 1 माना है, ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, साइन स्क्वायर एन बीटा की चाहिए, तो मैं पहले साइन एन बीटा निकालती हूँ। साइन एन बीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सामने वाली लेंथ यानी कि बेस विच इज एन टेन बीटा अपॉन हाइपोटेनियस विच इज रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर एन बीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है सॉरी ये तो ये साइन स्क्वायर एन बीटा आ चुका है हमारे पास। अब हम दोनों साइड में डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर बीटा से, तो इधर कर लेंगे और इधर यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने दो, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये साइन स्क्वायर जहां पर भी टेन दिख रहा है वहां पे साइन बाय कॉस कर दो, इधर कर दो साइन बाय कॉस, इधर कर दो साइन बाय कॉस, तो दोनों में ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, तो नीचे एलसीएम कॉस लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर हमारे पास बचेगा जो ऊपर साइन स्क्वायर रहेगा वो वाला साइन स्क्वायर इस वाले साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कॉस रहेगा वो नीचे वाले कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। हे भगवान कर लोगे क्या, पता नहीं क्या करोगे, मैं ही कर देती हूँ छोड़ो। साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, मेरी कैलकुलेशन सही में बहुत ही खराब है, 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, और मुझे किससे डिवाइड करना था साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे हम, एन स्क्वायर टेन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, अच्छा यहाँ एन है क्या, एन है क्या ऊपर, वेट 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 नहीं है एन नहीं है, कॉस स्क्वायर बीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा साइन स्क्वायर बीटा से, इस साइन स्क्वायर बीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारा एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, हमारे पास आ रहा है एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो कि ये रहा। ठीक है, अब cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ कुछ नहीं करना है, तो इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शन आ रही है हमारे पास, तो फाइनली हमारे पास इंटेंसिटी इसी के प्रोपोर्शन रहेगी। कुछ नहीं करना है, बस ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये दो प्रिंसिपल मैक्सिमा है जिनके बीच में ये हमारे पास n-1 मिनिमा और काफी सारे मैक्सिमा बने हैं। दैट्स इट, ये हमारे पास थे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को वैसे समझ तो सकते हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज नथिंग बट n पैरेलल स्लिट्स। पढ़ें कि नहीं पढ़ें यार, भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सर आपको मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट था। पोज कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ये भी मतलब ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, इस तरह से। बाकी आपको यहाँ से दिख जाएंगे, देखो 66 67 इस तरह से। ठीक है, ये हमने फिर ग्राफ बनाया था, ये मैंने समझा दिए थे आपको, ये भी समझा दिए थे आपको, ये भी समझा दिए, समझा तो सारे दिए थे। मैं तो सिर्फ इसको स्क्रीन पे शो इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपके पास बुक नहीं है और आपको हिंदी में उसकी थ्योरी समझनी है, तो आई एम जस्ट शोइंग यू। मेरे लिए इंग्लिश थोड़ा आसान होता है, ये थ्योरी कुछ जरूरी नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आनी चाहिए, मतलब बस मेन जो चीज है वो कैसे आई वो पता होना चाहिए। ये 2 पैरेलल सेट वाला हो गया। बस ग्रेटिंग हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।